हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में हम जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम किस तरीके का होता है, उसकी क्या फंक्शनल यूनिट है, मैसेजेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फास्ट मैसेजेस जो हैं एनिमल्स में वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एनिमल के एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक के साथ, एंड दैट इज़ मूवमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमने ये पता लगाना है कि वो लिविंग है तो वो डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। इससे पिछला जो चैप्टर है उसमें हमने अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। उन लाइफ प्रोसेसेस के अलावा जो मूवमेंट है, इट इज़ वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी तरह की जो मूवमेंट है वो शो करते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि वो लिविंग है। अब रोड के साइड पे एक स्टोन भी पड़ा है और एक एनिमल भी बैठा है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिविंग है कौन सा नहीं लिविंग है? अगर दूर से हम देख रहे हैं दोनों ही चीज़ें हमें एक जैसी नज़र आ रही हैं, बट वो एनिमल जब मूवमेंट करता है देन वी गेट टू नो कि अरे ये लिविंग है। सो लिविंग थिंग जो है दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड हो सकती हैं। जो भी मूवमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं वो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उन चेंजेस के को रिस्पॉन्ड करते हैं। से रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई, हम स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो ये जो स्टिमुलस है ये हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है, वही हमारे लिए स्टिमुलस का काम करता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी क्लास के बाहर खड़े हैं और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो अचानक राउंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एनवायरनमेंट क्या हुआ? आपने देखा कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो राउंड पे आ गए हैं। सो दैट इज़ द स्टिमुलस फॉर यू। एंड व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? आपका रिस्पॉन्स होगा कि आप दौड़ के फटाफट जाके अपनी क्लास के अंदर बैठ गए। नाउ दैट इज़ अ मूवमेंट। सो दिस इज़ वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पे हम अपना एनवायरनमेंट चेंज होते ही किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जब हमारी आंखों पे एक तेज़ रोशनी फोकस की जाती है या एक एनिमल जो है वो कट च्यू कर रहा है, जुगाली कर रहा है, एक कैट जो है वो माउस के पीछे दौड़ रही है, अगर हम अचानक कोई स्नेक देख लेते हैं या हम कोई वॉस्प या इंसेक्ट देख लेते हैं तो हम किस तरह की मूवमेंट करते हैं। हमारी तरफ अगर कोई बॉल आ रही है ज़ोर से या कोई और चीज़ आ रही है, हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दिस इज़ ओनली रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई। तो ये जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये हमारे रिस्पॉन्सेज हैं टूवर्ड्स स्टिमुलस। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये दो तरह की हैं, दैट इज़ ग्रोथ रिलेटेड एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स जैसे कि प्लांट्स में शूट ग्रो कर रहा है, रूट ग्रो करता है, सेल डिवीजन इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो डिवीजन है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। इसी तरह नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स में एनिमल्स की लोकोमोशन हो गई, देन च्यूइंग द कड, जो जुगाली करते हैं एनिमल्स, दैट इज़ अ नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। हम कोई राइटिंग कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर जस्ट एन्जॉइंग, ये सब जो है हमारी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। क्लोजिंग ऑफ आर आइज वो हमारी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। बीटिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी हमारी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं। सो ऐसी बहुत सी मूवमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म करता है और ये जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ही कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा हमें पता होता है कि हमने किस समय पे किस तरह की मूवमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल नॉर्मली उनसे बात करेंगे,
बट अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं एंड टीचर इज़ देयर इन द क्लास, तो आपका जो बात करने की जो वॉल्यूम है वो बहुत स्लो हो जाएगी, आप विस्पर करेंगे एक दूसरे के साथ अगर बात करनी है आपने। तो इस तरह से हम बहुत सोच समझ के अपनी मूवमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अपनी मूवमेंट जो है उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। और ये कहाँ से कोऑर्डिनेट होती हैं? दीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो इन सारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम सोचते हैं और सोच के हम मूवमेंट्स को कैरी ऑन करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज मूवमेंट्स और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे इन्हें कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी मूवमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं। बट हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट आवर एनवायरनमेंट? हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है? एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उनके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। आप खुद ही ज़रा सोच के देखिए, हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है? या तो हम उसे देख सकते हैं, या उसे सुन सकते हैं, या उसे स्मेल करते हैं, या हम टेस्ट करते हैं, या हम फील करते हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वी आर एबल टू फील। तो ये अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो उन्हें उनके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं। हम या तो देख के रिएक्ट करते हैं, जैसे भी हमने प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने देखा और इमीडिएटली रिएक्ट किया। या हम स्मेल करते हैं, अब हमें समोसे की खुशबू आ रही है या हमारे फेवरेट खाने की खुशबू आ रही है, तो एकदम से हमारे मुंह में सलाइवेशन शुरू हो जाएगी। सो ये हमारा जो बॉडी है ये तैयार हो रही है उस खाने को खाने के लिए। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर बिकॉज ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स, जो है इनमें जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो रही है। सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन अ बॉडी। हमारे स्किन में टच रिसेप्टर्स हैं जिन्हें कि हम थिग्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। हमारे नोज़ में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो कि हमें स्मेल किसी भी चीज़ की बताते हैं कि ये अच्छी स्मेल है, ये गंदी स्मेल है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो ये सारे जो हैं ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से हमें पता चलता है। ईयर जो है इसमें हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं जिनसे हम अलग अलग तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। टंग जो है ये इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें हमारे खाने के टेस्ट के बारे में बताते हैं। एंड आईज जो हैं इनमें विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब वहाँ पे रिसेप्टर्स में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट है जो कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, डेंड्राइट जो है दैट इज़ द एंड ऑफ द न्यूरॉन, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आगे मूव करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिवेलप हो जाते हैं, और यही चार्जेस जो हैं ये आगे सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन जो है वहाँ तक ये जो चार्जेस हैं ये मूव करते हैं, और उसके बाद ये जो चार्जेस हैं या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये नर्व एंडिंग तक पहुँच जाती है। तो नर्व एंडिंग से अब ये जो मैसेज है ये अगले न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होगा। बट एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते। जैसे वायर्स को तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, पर ये कनेक्ट नहीं होते हैं, जबकि एक न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसमें हल्का सा गैप होता है, और इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो एक साइड पे आप एक्सॉन देख रहे हैं जो कि नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन का, और दूसरी तरफ डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, और आपस में इनके बीच में एक गैप है। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है, यहाँ तक जब चार्जेस पहुंच गए, इससे आगे जो गैप है वहाँ पे वो चार्जेस मूव नहीं कर सकते। सो यहाँ पे नर्व एंडिंग पे पहुँचते ही ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये फिर से केमिकल्स रिलीज करता है, और इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो केमिकल्स हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव करेंगे। नर्व एंडिंग जो है एक न्यूरॉन की, वहाँ से डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन मूव करेंगे, और ये
दूसरे न्यूरॉन में जाके फिर से एक जो चार्ज है वो डेवलप कर देंगे, फिर से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू कर देंगे और वो फिर उसी तरह से न्यूरॉन के थ्रू मूव करेगा और नेक्स्ट वो अगले न्यूरॉन में जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से केमिकल और इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे इम्पल्सेस के थ्रू जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव करता है। अब इसी तरह से जो मैसेजेस हैं वो जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में लेके जाते हैं। अब न्यूरॉन्स जो है दे कैरी मैसेजेस टू अदर सेल्स ऑल्सो। उन्होंने मैसेजेस जो है मसल्स तक भी लेके जाने हैं। मसल्स में कोई मूवमेंट होनी है तो न्यूरॉन्स बताते हैं उनको कि ये मूवमेंट करनी है। जैसे हमने अब लिखना है तो हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है थ्रू न्यूरॉन्स। तो जहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से जो न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है और जहाँ पे मसल शुरू होती है उसके बीच में एक गैप होता है और जो केमिकल्स हैं वो उस गैप में क्रॉस होके वो मसल में फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू करते हैं। तो उसी तरह से केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल इम्पल्स शुरू होता है और मैसेज जो है एक न्यूरॉन से मसल्स तक भी ट्रांसमिट किया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं न्यूरॉन में कौन सा पार्ट क्या काम करता है। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच एक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ द डेंड्राइट। जो यहाँ पे ए पार्ट लेबल किया है वो डेंड्राइट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर हो रही है, जहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है। देन यहाँ से द पार्ट थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से सेल बॉडी दैट इज साइटॉन और एक्सॉन में जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी और उसके बाद नर्व एंडिंग में जाके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स खत्म हो जाएगा और नर्व एंडिंग इसके बाद केमिकल्स रिलीज करेगी जो अपने अगले सेल में जाके वहाँ पे एक जो रिएक्शन है वो शुरू करता है। सो इस तरह से हमें जो मैसेजेस हैं हमारी बॉडी में वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज योर फूड टेस्ट व्हेन यू हैव कोल्ड। जब आपको ज़ुकाम है या आप अपना नाक बंद करके अगर कोई चीज़ खाते हैं तो क्या उसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही फील होता है और देयर इज़ सम चेंज इन द टेस्ट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं tongue is only able to identify the four tastes, and there are only four tastes, that is sweet, sour, bitter and salty. टंग सिर्फ इतना बता सकती है कि ये इन चारों में से कौन सा टेस्ट है, बट द फ्लेवर ऑफ द सब्सटेंस, उसकी क्या खुशबू है, कैसा फ्लेवर है, ये हमें जो है, ये नोज़ जो है, ये उसका जो स्मेल है उससे हमें बताता है कि इस चीज़ का क्या फ्लेवर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट की बात करें, स्ट्रॉबेरीज एंड लेमन्स दे हैव सेम टेस्ट, दे बोथ आर सार बट दे हैव टोटली डिफरेंट फ्लेवर। और ये जो फ्लेवर है ये नोज़ के जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये हमें बताते हैं कि इस चीज़ का ये फ्लेवर है। सो व्हेन वी आर टेस्टिंग फूड, टंग के साथ साथ जो नोज़ है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज़ वाई जब हमें कोल्ड हुआ है तो हमें जो खाने का स्वाद नहीं आता, हम कहते हैं कि टेस्टी नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या टेस्ट है। इट इज़ बिकॉज जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो उस टाइम पे दे आर नॉट एबल टू गेट दैट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम एक और मूवमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने गलती से कोई गर्म चीज़ में आपका हाथ लग गया अनकॉन्शियसली, या आप अपने बैग में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और अचानक आपको कोई चीज़ चुभी, कोई पिन चुभा, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन। आप इमीडिएटली बिना सोचे समझे अपना हाथ वहाँ से हटाएंगे और उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे ये क्या था, ये क्या हुआ, कहाँ से गर्म लगा। ठीक है, तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम बिना सोचे समझे, कभी कोई भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन है सो विदाउट थिंकिंग हम एकदम से रिस्पॉन्स देते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अपने प्रिंसिपल को देख के एकदम से दौड़ना, आपने सोचा नहीं उस चीज़ के बारे में बट वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको लगता है कि हम बाहर खड़े हैं तो शायद हमें डांट पड़ जाएगी, हालांकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ खड़े हैं वहाँ पे, बट ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा कि हम एकदम से बिना सोचे कई बार चीज़ों के लिए रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अगर आपकी तरफ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है या आप एकदम से जो बहुत तेज़ लाइट आपकी आंखों पे पड़ी, जो फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन विल बी आप फटाफट आंखें बंद करके अपना मुंह घुमा लेते हैं,
बिना सोचे समझे, उसके बाद आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सेज हैं जो हमें एक डेंजरस सिचुएशन में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। अब हम रिफ्लेक्स एक्शंस क्यों लेते हैं इस तरह से? क्योंकि हमारा, अगर हमने सोच के कोई काम करना है, आप इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ पे जाके लगा, गर्म बर्तन पे या फायर के पास जाके लगा है। अगर आप उसको सोचेंगे कि सोच के आपने हटाना है कि कितना डैमेज हुआ है, क्या है, तो उतनी देर में, जब जितनी देर में हमारा ब्रेन डिसाइड करके डिसीजन लेता है, उतनी देर में जो आपका हाथ है वो जल सकता है। क्योंकि हमारा ब्रेन किस तरीके से डिसीजन लेता है ये सोचना, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, जो रिसेप्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में लेके जाते हैं। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो सोचता है कि ये सिचुएशन क्या है, फिर उसके बाद वो इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा वापस भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू मसल्स, क्योंकि मसल्स ने मूवमेंट करनी है, और फिर उसके बाद हम, हमारी मसल्स जो हैं वो वहाँ से हमारे हाथ को हटाएंगी। तो आप देखिए, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, उसको थोड़ा टाइम लगता है, उतनी देर में जो हाथ है वो हमारा जल सकता है। इसीलिए बहुत से ऐसे जो रिस्पॉन्सेज हैं जहाँ पे हमारा ये जो ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस है ये बाद में आता है। पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें उस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकालता है। तो ये जो एक्शन होती है इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्चुअली अ शॉर्टकट। अगर हमें जल्दी है कहीं पहुंचने की, तो हम क्या करते हैं, हम एक शॉर्टकट लेते हैं कि वहाँ हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सिमिलरली, जब हम किसी डेंजरस सिचुएशन में हैं, उस समय पे हमारे नर्वस सिस्टम को ये जल्दी है कि हमें फटाफट उस सिचुएशन से वो बाहर निकाले। अब इस समय पे जो एक थिंकिंग वाला प्रोसेस है वो एक लॉन्ग कट है, वो लंबा रास्ता है। तो वो लंबा रास्ता लेने की बजाय वो एक शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट क्या है? हमारा जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन से जोड़ते हैं, और ब्रेन से जोड़ने से पहले ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है पहले स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। और ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि आगे मसल्स को मूवमेंट करने के लिए बताते हैं। तो इसका मतलब जो पहला कनेक्शन बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों ही एक बार इकट्ठे होते हैं। तो शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट विल बी कि जहाँ सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से मिल रहा है वहीं से मैसेज डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाए, रादर देन गोइंग टू द ब्रेन। ब्रेन जो है वो लंबा रास्ता है, तो ब्रेन तक मैसेज ले जाने की बजाय सेंसरी न्यूरॉन एक मैसेज जो है फटाफट पहले मोटर न्यूरॉन को दे देती है दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट डेंजरस सिचुएशन। तो ये एक शॉर्ट और क्विक पाथवे बन जाता है जहाँ मसल को एक डायरेक्ट मैसेज मिल जाता है कि हम किसी डेंजरस सिचुएशन में हैं, यहाँ से फटाफट अपना हाथ हटाया जाए। नाउ रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये जो पाथवे फॉलो करता है, जो मैसेज है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स से वो सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से वो मसल में जाता है। इस पाथवे को हम कहते हैं, इस शॉर्टकट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये उन ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव है सर्वाइव करने के लिए जिनमें एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस डिवेलप्ड नहीं है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं जहाँ पे थिंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है अपने आप को डेंजरस सिचुएशंस में से निकालते हैं। बट ह्यूमन बींग्स आर वेरी इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स, हमारे में बहुत बढ़िया थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से सोच सकता है, बट हमारे में भी जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कम्प्लीटली डिवेलप्ड है, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशंस में जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक और जो रिफ्लेक्स एक्शन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आंखों पे एकदम से तेज रोशनी पड़ती है तो हमारे विजुअल रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे आई में, ठीक है।
अब इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी आँखों में लाइट एंटर कैसे करती है। हमारी आँखों में जो ये एक ब्लैक कलर का आप बीच में गोला देखते हैं जिसे कि हम प्यूपिल कहते हैं। ये जो प्यूपिल है ये कंट्रोल करता है कि हमारी आँखों में कितनी रोशनी एंटर होगी। सो जब हम डिम लाइट में हैं उस समय पे जो है हमारा प्यूपिल ज़्यादा बड़ा होता है डिम लाइट में, ताकि ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों में एंटर हो सके और हम बेहतर तरीके से देख सकें। जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं, सनलाइट में है या डे लाइट में, या बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशनी है, तो उस समय पे प्यूपिल की ओपनिंग जो है वो छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट एंटर करे। अगर उस टाइम पे प्यूपिल ओपनिंग ज़्यादा होगी तो वो जो ज़्यादा लाइट है वो हमारे रेटिना को या आइज़ को डैमेज कर सकती है। तो ये एक तरह का सर्वाइवल हम कह सकते हैं, सर्वाइवल टेक्निक है कि हमारा प्यूपिल जो है लाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो खुलता है। तो जब हम डिम लाइट से एकदम से ब्राइट लाइट में जाते हैं, आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि आप अगर कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर बहुत तेज़ रोशनी है, आप एकदम से धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें कुछ देर के लिए खुलती नहीं हैं, क्योंकि उस समय पे डिम लाइट में हमारे प्यूपिल की ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे ही हम एकदम से सनलाइट में जाते हैं तो ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों में एकदम से एंटर करती है, तो वो हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए जो हमारा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्या करता है, हमारी आईज़ की जो मसल्स हैं उन्हें मैसेज भेजता है टू क्लोज द आईलिड्स। फिर आंखें हमारी बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर में जो प्यूपिल की ओपनिंग है वो शॉर्ट हो जाती है और हमारी आंखें जो है बड़े आराम से खुल जाती हैं। सो इस तरह से जो हमारी बहुत सी बॉडी में ऐसी मूवमेंट्स हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी रिफ्लेक्सली रिएक्ट करती है ताकि हमें किसी भी तरह की जो सिचुएशन है उसमें बचाया जा सके। रिफ्लेक्स एक्शन के समय एक मैसेज जो है वो ब्रेन को भी एक सिग्नल जाता है, और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद फिर उसके बाद थिंकिंग और एनालिसिस शुरू होता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा अगर हाथ किसी चीज़ को लगा है, कुछ चुभा है, तो हम उस समय पे अपना हाथ एकदम से हटाते हैं और उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, कितना चोट लगी है, कहीं ज़्यादा खून तो नहीं आ रहा है या ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या काम करना है, अगर ज़्यादा जल गया है तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ये बाद में आता है। सो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन एक मैसेज जो है वो डायरेक्ट मसल्स को जाता है और एक मैसेज जो है वो ब्रेन में जाता है, ताकि जो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद का जो थिंकिंग प्रोसेस है फिर वो ब्रेन शुरू करता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम अपने ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स में फिर वो प्रोसेस होती है, और उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो एक्शंस हैं जैसे टॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा जो है वो कंट्रोल करता है। और ये जो ब्रेन है ये मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज जो हमारे कंट्रोल में है। आपने क्लास 9th में 3 तरह के मसल फाइबर्स पढ़े होंगे। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हमारे बोन्स से जुड़े हुए हैं और जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और एक है स्मूथ मसल फाइबर्स जो जनरली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है और जो इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और एक कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं जो लगातार हार्ट बीट में मदद करते हैं। तो ये जो सारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। और हम बहुत से ऐसे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारा ब्रेन अपने आप कंट्रोल कर रहा है, जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वी हैव टू बीट आवर हार्ट। तो ऐसे और भी बहुत से रिस्पॉन्सेज है। डाइजेशन के समय जो मूवमेंट्स होती हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट्स जो हैं, ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जो ब्रेन अपने आप कंट्रोल करता है। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट से मिलके बना है। वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा मेन कंट्रोलिंग सेंटर है जहाँ पे मैसेजेस रिसीव होते हैं और मैसेजेस भेजे जाते हैं टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी मतलब, पेरिफेरल मीन्स बाहर की तरफ। तो वो नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को बाहर की तरफ लेके जा रही हैं, दैट फॉर्म्स आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें हमारे
दो तरह के नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ये हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम अपने मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी ब्रेन की बात करेंगे। हमारा ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो फोर ब्रेन है हमारा, ये हमारा मेन थिंकिंग सेंटर है। तो जो भी थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे फोर ब्रेन में होते हैं। इसके अलावा जो हियरिंग के सेंटर्स हैं, स्मेल, साइट, ये जो सारे कंट्रोल सेंटर्स हैं ये भी हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ऑल्सो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, उनका जो कंट्रोल है वो भी हमारा फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड सेंटर फॉर हंगर, जो हमें ये पता चलता है कि अब हमने जो खाना है वो खा लिया, हमारा पेट भर गया है, सेटिएशन जो हमें या सेटिस्फैक्शन जो हमें फील होती है, तो वो जो सेंटर्स हैं हमारे हंगर से रिलेटेड वो भी हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज आर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो हैं ये मिलके जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। सो मिड ब्रेन जो है ये मेनली हमारा हार्ट बीट, जो साइज ऑफ प्यूपल है और जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं वो हमारी मिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। हाइंड ब्रेन जो है ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द फर्स्ट पार्ट इज पॉन्स, और ये पॉन्स जो है ये बेसिकली मैसेजेस ट्रांसमिट करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। तो ये ट्रांसफर करने का काम करता है मैसेजेस को। नेक्स्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा बिकॉज ऑफ द शेप, और ये ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर है हमारा। और नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये हमारा पॉस्चर और जो बैलेंस है बॉडी का, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में कोई काम कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है बॉडी का ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, और ये हमारे सारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इन ये जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड अंडर अ बोनी स्ट्रक्चर। जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, और स्कल के और ब्रेन के बीच में देयर इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट जिसको कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है। अगर बाई चांस कहीं हमारा हेड अगर लग भी जाता है, हिट भी करता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो उस फ्लूइड की वजह से उसमें इंजरी नहीं होती है। इसी तरह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द वर्टिब्रल कॉलम। आपकी जो बैकबोन है, अगर आप हाथ लगा के देखें तो आपको छोटी छोटी बोन्स फील होंगी, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इट्स अ मेड अप ऑफ स्मॉलर बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम बैकबोन को ईजिली बेंड कर सकते हैं। और इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाता है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हाउ डज इट कॉज एक्शन। जैसे हमने पहले देखा कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं, वो जो स्टिमुलस है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इट गोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर एक मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन में आएगा जो कि आगे मसल्स तक जाता है। अब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करके कोई भी मूवमेंट जो है वो कॉज करते हैं। नाउ हाउ डू दीज मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मसल्स जो हैं दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स जिन्हें हम मसल प्रोटीन्स कहते हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं दे कैन चेंज देयर शेप। ये जो प्रोटीन्स हैं ये अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं जिसकी वजह से ये अपनी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो मसल्स हैं दे आर एबल टू कॉज द मूवमेंट, और यही जो मूवमेंट है ये हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में नज़र आती है। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट एनिमल्स नर्वस सिस्टम। इसमें हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा, और हमारे नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अगली बार एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।